डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी के ब्लॉक 3 टीचिंग ब्रेल टू विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन है। हमने इसके कुछ पार्ट्स पिछले क्लास में किया था, जिसमें कि ब्रेल का विकास हमने कर लिया है। उसके आगे का पोर्शन आज हम करेंगे। पढ़ने की तत्परता, रीडिंग रेडीनेस। पढ़ने की तत्परता को उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर एक व्यक्ति पढ़ना सीखने के लिए तैयार होता है, और वह समय जिसके दौरान एक व्यक्ति गैर पाठक से पाठक में परिवर्तित हो जाता है। पढ़ने का, रीडिंग करने का, जो पहले बच्चा नहीं कर रहा था, रीडिंग नहीं उसको आती थी, तो फिर वो उसके लिए पढ़ना सीखने के लिए बच्चे को तैयार करते हैं, और वो तैयार होता है कि हम अब पाठक के रूप में रीडिंग करना, बुक है, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, तो इस तरह से बच्चा पढ़ने के लिए हम उसको प्रेरित करते हैं, बच्चा तैयार होता है। पढ़ने की तत्परता के अन्य शब्दों में प्रारंभिक साक्षरता और आकस्मिक पढ़ना शामिल है। यहाँ तत्परता का अर्थ स्पर्श अनुभव को अर्थ देना संभव है। जैसे अगर VI बच्चा है तो वो देख के नहीं पढ़ेंगे, तो टच करके स्पर्श अनुभव के द्वारा पढ़ना सीखते हैं। चूँकि ब्रेल स्पर्श अनुभव के लिए उंगलियों के सुझावों का उपयोग करके स्पर्श पढ़ने पर आधारित है, इसलिए उन्हें ऐसा करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होती है। जो बच्चे को, जो VI बच्चे हैं, उनको हमें जो स्पर्श अनुभव करना है, किस तरह से वो करेंगे और कैसे वो अनुभव करेंगे, ये भी हमें उन्हें सिखाने की ज़रूरत होती है। शिक्षक के रूप में यह जानना चाहिए कि किस प्रकार की सामग्री स्पर्श की भावना को विकसित करने और तेज़ करने में मदद करेगी एज अ टीचर। और अगर हम एज अ पेरेंट्स भी अगर बच्चे को सिखा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे को पढ़ने की तत्परता या रीडिंग रेडीनेस के लिए किस तरह का सामग्री हमें बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है, ताकि उनमें पढ़ने की इच्छा विकसित हो। जैसे नॉर्मल चाइल्ड को जब हम बुक रीडिंग करने के लिए उनमें इंटरेस्ट जगाने का प्रयास करते हैं, तो स्मॉल स्टोरीज़ होता है और एट्रैक्टिव पिक्चर्स वाले बुक होते हैं, जिसमें छोटे छोटे स्टोरीज़ हो, और जैसे बच्चे को कार्टून या कॉमिक्स बहुत मज़ेदार लगता है, तो उस तरह से हम बच्चे में कॉमिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। जिस भी भाषा में बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है, उस भाषा में हम कॉमिक्स, स्मॉल स्टोरीज़ जो उनको आकर्षित हो, वो हम देना स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे उनको हम आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो VI बच्चे हैं, उनमें भी हमें पढ़ने की क्षमता को विकसित करना है, और उनमें ये तत्परता को तेज़ करना है और अच्छे से विकसित करना है, ताकि वो रीडिंग पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। पहला हमारा पठन तत्परता सामग्री तैयार करना। अगर जो VI बच्चे, उनके लिए हम किस तरह का सामग्री है वो तैयार कर सकते हैं बच्चे के लिए। लोवेट फील्ड 1969 सुझाव देते हैं कि शिक्षक द्वारा तैयार की गई सामग्री विशेष रूप से उपयुक्त होती है, क्योंकि उन्हें बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। हर बच्चे का जो ज़रूरत है या उनकी आवश्यकता है या उनका इंटरेस्ट है, वो अलग अलग होता है। तो हम बच्चे के हिसाब से जो TLM है उसको विकसित कर सकते हैं, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से। ये नहीं कि एक ही हमने TLM में एक ही सामग्री तैयार किया और सारे बच्चे को हम उससे इंट्रोड्यूस करवा रहे, उनको दे रहे। तो हो सकता है कुछ बच्चे को उसमें मज़ा ना आए, इंटरेस्ट ना लगे, करना ना चाहे। तो यहाँ पे हम बच्चों के आवश्यकता के अनुसार हम उनके लिए सामग्री तैयार कर सकते हैं। पूर्व स्कूल के वर्षों में दृष्टिवान बच्चे की तुलना में दृष्टिबाधित बच्चे के लिए ब्रेल सीखने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जैसे अगर नॉर्मल चाइल्ड है, तो उनके मुकाबले जो VI बच्चे हैं, उन पे
उनको मौका कम मिलता है, या कितने पेरेंट्स को पता है कि हम ब्रेल के द्वारा जो वीआई बच्चे उनको हम एजुकेशन दे सकते हैं। और अगर वीआई बच्चे को पढ़ाने की बात है तो इसमें पेरेंट्स को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में जल्दी उनका एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर उसमें कठिनाई होती है। अगर नॉर्मल स्कूल में बच्चा जा भी रहा है तो वहाँ पे ब्रेल टीचर उपलब्ध है कि नहीं, ब्रेल सिखाने वाले टीचर, या जो भी ब्रेल से रिलेटेड सामग्री है, ब्रेल बुक है, फ्लैश कार्ड है, वो उपलब्ध है कि नहीं, किस तरह से बच्चा वहाँ पे एजुकेशन प्राप्त करेगा। तो ये सब कठिनाइयों के बीच में जो वीआई बच्चा है उनके लिए जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम अवसर उनको मिलता है, ना के बराबर होता है। दृष्टिवान बच्चे किताबों, कागज़ों, प्रिंटों, ध्यान खींचने वाले बिलबोर्डों और टेलीविज़न के माध्यम से शब्दों और अक्षरों को अलग अलग रूपों में और अलग अलग संदर्भों में देख सकते हैं। जो नॉर्मल चाइल्ड है वो हमारे आसपास या घर में जो भी रखा हुआ है, मैगज़ीन है, किताब है, कॉमिक्स है, पिक्चर है, टीवी पे देखते हैं, कई बार ऐड आता है, या उनके जो कार्टून नेटवर्क पे दिखाते हैं, तो उसमें बहुत सारे शब्द, वो नए शब्द सीखते हैं और उनसे रिलेटेड अपने अलग अलग संदर्भ में भी उसको रिलेट करते हैं और उसके बारे में, अक्षरों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अवसर जो वीआई बच्चे उनके लिए नहीं होता, ना के बराबर होता है। हालांकि अधिकांश दृष्टिबाधित बच्चों को शुरुआती वर्षों में ब्रेल तक पहुंच नहीं होती है। उन्होंने लिखने योग्य खिलौने और वस्तुओं के नाम दिखाने वाले ब्रेल लिपि में संकेत देखे होंगे। इस तरह के सीखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के जानबूझ कर जो अंतर्वेशन की आवश्यकता होती है, और यह अंतर्वेशन उन लोगों के लिए समान नहीं हो सकता जिन लोगों के पास दृष्टि क्षमता होती है और जिनके पास दृष्टि क्षमता नहीं होती है। किसी एक चीज़ के बारे में हम जैसे इंटरप्रेटेट कर रहे हैं, या हम समझ रहे हैं, या उसके बारे में जान रहे हैं, उस तरह से जो वीआई बच्चा है वो उसी तरह से उसको समझेगा या उसको लेगा, ये भी नहीं होता है। क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग है, तो उस चीज़ के बारे में जानने का या उसके संदर्भ में वो किस तरह से इस्तेमाल होगा, शब्दों को लेना, तो हर बच्चे में अपने आप में अलग होता है। और दृष्टिबाधित बच्चों में और दृष्टिवान बच्चों में भी ये डिफ्रेंशिएट होता है। दृष्टिबाधित बच्चों को मज़ेदार अनुभव की आवश्यकता होती है, जो उन्हें शाब्दिक पढ़ने के कौशल सीखने से पहले लिखित शब्दों के अर्थ और अर्थ को समझने में मदद करते हैं और पूर्ण आनंद का परिचय देते हैं। जैसे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए हम अलग अलग तरह का खिलौना या उस पर लिखा हुआ है, पिक्चर बनाया हुआ, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जो वीआई बच्चे हैं उनके लिए भी हमें जैसे खिलौने पे अगर ब्रेल में लिखा हुआ हो, उस पर टच से वो स्पर्श करके उसके बारे में जान सके, तो वो अगर स्पर्श करेंगे तो वो अनुभव करेंगे, तो उन्हें भी उत्सुकता होगी कि उसमें क्या लिखा हुआ, उसका मतलब क्या होता है, उसका क्या संदर्भ है, तो उसमें उनमें उत्सुकता बढ़ेगी, तो जानने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में सीखना चाहेंगे। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को, खिलौने को, टॉयज़ को वीआई बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पढ़ने की दिनचर्या, जैसे जो पेजेस है, पन्ने के शीर्ष को ढूंढना, पन्ने को पलटना, पन्ने की क्रमबद्ध संख्या को खोजना और ब्रेल पुस्तक का उपयोग करना भी सिखाना आवश्यक है। ये भी एक तरह का कौशल है जो शिक्षण में, या ब्रेल बुक्स पढ़ना हम सिखा रहे हैं बच्चे को, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उस वक्त ये कौशल उनको आना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट स्किल्स है जो वीआई बच्चे को हमें सिखाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मोती गिनना, उन्हें फिरौना, विभिन्न व्यक्तिगत वस्तुएं और भी चीज़ों का यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, जो स्पर्श की भावना विकसित करने में मदद कर सकती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें या हमारे आसपास या हमारे घर में भी होंगे जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पिक्चर में भी आप एक देख रहे हो कि इस तरह का हम छोटा नोटबुक बना सकते हैं, जिस पे आप एक जैसे इसमें पिक्चर में आपका बेल घंटी लगा हुआ है, तो उस तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं, वो उसको टच करेंगे, फिर वहाँ पे हम ब्रेल में उसका नाम लिख सकते हैं, तो वो भी उसको टच करेंगे, तो उनमें उस
चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में या टॉयज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी, फिर वो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। वास्तव में शिक्षक इस उद्देश्य के लिए कई चीज़ों को सफलतापूर्वक नियोजित कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो आइटम है उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पर्श की भावना को विकसित करने और तेज करने से बच्चे के लिए बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे, बाएं मध्य और दाएं मध्य आदि के बीच का अंतर समझाना और पन्ने पलटने और छरिया पकड़ने के अलावा बिंदुओं को गिनना भी संभव हो पाएगा। अगर हम बच्चे को जो टच स्किल्स है वो अच्छे से अगर बच्चे में डेवलप्ड हो गया है तो उनको हम जब वो किसी सामान को अगर टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो वो ऊपर नीचे, दाएं बाएं या बीच में, मिडिल में कहाँ पे होगा, तो इस तरह से, या पेजेस पलट रहे हैं तो ब्रेल बुक का जो पेज है उस पे पलटना, फिर अगर लॉन्ग केन स्टिक पकड़ रहे हैं तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, पकड़ना, उन सब में भी उनको मदद मिलती है। और जैसे ब्रेल का डॉट्स है, 6 डॉट्स है, तो उन बिंदुओं को भी फील करना, उसको भी काउंट करना। तो इस तरह से इसमें हम छोटे छोटे बीट्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बीट्स भी आते हैं, बड़े साइज़ का, छोटे साइज़ का, तो वो उनके सारे भी हम बच्चे में उसके सारे भी बच्चे को हम सिखा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दिशात्मक और स्थितिगत अवधारणाओं के विकास को सीखने की आवश्यकता होगी। जैसा कि आपने सही बताया कि जिन सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है उनमें मोती और विभिन्न सतहों वाली वस्तुएं शामिल हो सकती है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं का चयन करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वस्तु की बनावट से बच्चे की उंगली के जोड़ों और उंगलियों का पोर को नुकसान ना पहुंचे। जैसे बच्चे का जो फिंगर टिप है ये, तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, इस तरह का हमें खिलौना या सामग्री का चयन करना है जो बच्चे को उससे कोई हानि ना हो, या उसको पकड़ने के टाइम जैसे अगर कुछ नुकीला होगा या कील होगा तो बच्चे के हाथ में चुभ सकती है, उनको लग सकता है। तो इस तरह का सामान या खिलौना हमें चयन करना है जो बच्चे को नुकसान ना हो, उनके फिंगर टिप को नुकसान ना हो, सुरक्षित हो और उन्हें वो आराम पूर्वक उसको टच कर सके, फील कर सके। दूसरा हमारा पढ़ने की तैयारी कौशल विकसित करने के लिए गतिविधियाँ, जैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ भी हम यहाँ पे बच्चे से करवा सकते हैं। शिक्षक पढ़ने की तत्परता विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की योजना और आयोजन कर सकते हैं जो स्पर्श की भावना को विकसित करने और तेज करने में मदद कर सकती है। जैसे बच्चे को अलग अलग सतहों वाली वस्तुएं दे सकते हैं और उसे प्रत्येक सतह का अनुभव करने और अंतर समझने के लिए कह सकते हैं। उससे पहले हमें अलग अलग आकार की मोती गिनने के लिए भी देना चाहिए। अलग अलग शेप एंड साइज का भी इसमें आता है, तो वो भी हम डिफरेंट टाइप का दे सकते हैं। दूसरे चरण में हमें बच्चे को मोतियों को आकार के अनुसार समूहों में व्यवस्थित करने के लिए कहना चाहिए। अगर डिफरेंट टाइप्स का आपने उसको मिक्स कर दिया तो बच्चे को बोल सकते हैं कि आप एक साइज़ वाला उसको अलग से छांट के दो उसमें, या काउंट करना भी कि अगर आप उसमें से निकाल रहे हो मिक्सअप में से एक तरह का साइज़ का निकालना है तो वो कितना है, काउंटिंग भी हम इससे निकालने का टाइम करवा सकते, 2 है 3 है। पहले जो भी हम बच्चे को सिखाएंगे वो छोटे क्वांटिटी, छोटा अमाउंट से सिखाएंगे, एक ही बार बहुत सारा नहीं दे देंगे। जैसे 10 के काउंटिंग में 10 के अंदर ही रखना है सिखाने का टाइम। तो उसमें अगर स्क्वायर शेप का है या रेक्टेंगल शेप का है, ट्रायंगल शेप का है, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि क्वांटिटी बहुत बड़ा नहीं होनी, स्मॉल क्वांटिटी हो, ताकि ऐसा नहीं कि बच्चे निकालते निकालते थक जाए और उनका इंटरेस्ट चला जाए। तो उस चीज़ का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इससे बच्चे को यह समझने में भी मदद मिलेगी कौन सा मोती छोटा या बड़ा है, तो इससे उनको छोटा बड़ा का भी कंसेप्ट क्लियर होगा और
जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो उनको भी इंटरेस्ट आता है। एक ही एक्टिविटीज़ को हमें लॉन्ग मतलब कि लंबा नहीं खींचना है, नहीं तो फिर बच्चे में ऊबने की भावना आने लगती है, या फिर नहीं करना, अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह का वो बच्चा अपना टेंट्रम या ये सब दिखाने लगते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे सिलेंडर टाइप का भी है, ट्रायंगल है और रेक्टेंगल टाइप का भी है। तो इसमें हम बच्चे को मिक्स करके अलग अलग करने के लिए भी कह सकते हैं, या फिर धागा में एक शेप का है उसको हम जो थ्रेड है यहाँ पे उसमें भी फिरोने के लिए, डालने के लिए बोल सकते हैं। तो इससे भी हम 2-4 एक्टिविटीज़ बच्चे को करवा सकते हैं। जब भी हम एक्टिविटीज़ करवाएं तो जो भी आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो एक बार में एक ही एक्टिविटीज़ करवाएं और छोटे टाइम के लिए करवाएं। इस तरह से उसका हम जो टाइम टेबल या जो भी गतिविधि का हम बना रहे हैं कि कितने देर के लिए करवाना है, और बच्चे को देखते हुए करवाना है कि उनको अच्छा लग रहा है। फिर उस एक्टिविटीज़ को हम कल रिपीट कर सकते हैं जब तक बच्चा उसमें निपुण ना हो। अगर अच्छे से बच्चे को उसमें आ गया है और वो अच्छे से कर ले पा रहा है तो फिर हम दूसरा एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे बच्चे को। एक ही साथ बहुत सारा एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है तो बच्चे सारे एक्टिविटीज़ में मैसअप हो जाएगा। तो इसलिए बारी बारी से एक एक करके ही बताना है और उसका क्वांटिटी भी हमें छोटा ही रखना है। जब बच्चा उपयुक्त कार्य सफलतापूर्वक कर ले तो हमें एक शीट तैयार करनी चाहिए जिस पर रेशमी कपड़े, ऊनी, सूती, खादी, अन्य कपड़े के साथ मिलाकर रख सकते हैं, जिससे दृष्टिबाधित बच्चे उसे छूकर अलग अलग बनावट की पहचान कर सकते हैं, ताकि कागज़ पर बिंदुओं का पहचान करना सीख सके। जैसे जो हमारे क्लोथ्स है, कपड़े का अलग अलग टेक्सचर्स आता है, तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा एक चार्ट पेपर पे हम पेस्ट कर सकते हैं, या फिर एक ही चार्ट पेपर पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को हम चिपका भी सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं। तो अगर वो फिर बच्चे को देंगे कि उसको टच करे और फील करे कि उसका टेक्सचर कैसा है, क्योंकि सारे कपड़े का टेक्सचर अगर आप ध्यान नहीं दिए होगे तो अब ध्यान देना है कि अगर आप उसको टच करते हो तो अलग अलग आएगा। जैसे कॉटन का अलग आएगा, सिल्क का अलग होगा, ऊनी कपड़े का अलग है, या खादी का अलग है। तो इस तरह से बच्चे को टेक्सचर का भी पहचान हो जाती है। सबसे पहले हमें बच्चे को हर बिंदु का अलग अलग अनुभव करवाना है। इस प्रयोजन के लिए शिक्षक कागज़ की एक शीट तैयार कर सकते हैं जिस पे डॉट्स बना हो। बिंदुओं के बीच रिक्त स्थान, ब्लैक स्पेस भी देना है कि कंटिन्यू हमें वहाँ पे डॉट्स नहीं बना देना है। हमने डॉट्स बनाए, फिर स्पेस छोड़ना है, फिर डॉट्स बनाए, फिर स्पेस छोड़ना, इस तरह से। ऐसा करते समय बच्चे को वर्टिकल पंक्तियों में और इस तरह से फिर हॉरिजेंटल पंक्तियों में बिंदुओं को गिनने के लिए भी कहा जाना चाहिए, जो हम दोनों तरह से बच्चा उसको गिनना या काउंट करना, टच करना सीख जाए। आप यहाँ पे देख रहे हो टच एंड फील सेंसरी स्टिक्स है। यहाँ पे स्टिक्स पे उस पेपर को क्लॉथ को चिपका दिया है। तो इसके जैसे टावल का क्लॉथ चिपकाया हुआ है, कॉटन बॉल का है, बेबी ब्लैंकेट का है, स्टेन रिबन का है। तो अलग अलग जो कपड़े का है और टेक्सचर का है उसको यहाँ पे जो आइसक्रीम का स्टिक आता है उसके ऊपर चिपकाया हुआ है। तो एक बार में आपने एक स्टिक दिया बच्चों को कि इसको फिल करो, फिर उसके बाद आपने दूसरा स्टिक दिया, उसको आप ये नहीं ऐसे दिया और ऐसे ले लिया नहीं, उनको आप शांति से फील करने दो, अनुभव करने दो। फिर हो जाएगा तो वो खुद भी बता सकते हैं कि हाँ मैंने फील कर लिया, फिर हमें नेक्स्ट दीजिए। तो इस तरह से भी हम बना के बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि वो अलग अलग टेक्सचर के बारे में जाने और उसको पहचानना सीख सके। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे को बाएं दाएं, ऊपर नीचे और मध्य की अवधारणाएं सीखने में मदद कर सकते हैं। फिर अगले चरण में ब्रेल पेपर पर प्रत्येक सेल में 2 बिंदु लिखना, फिर 3, फिर 4, इस तरह से एक संबंधित बॉक्स बनाया जाना चाहिए और बच्चे को बिंदुओं की स्थिति के बारे में
स्पष्टीकरण देना चाहिए, जहाँ प्रत्येक बॉक्स में 4 बिंदु हैं। तो इस तरह से हम डॉट्स वो बच्चे का जो एक एक करके डॉट्स है, पहले 2 रखें, फिर 3, फिर 4, इस तरह से जो ब्रेल पेपर पे हम डॉट्स बना रहे हैं उसको उनको बताते हुए, फिल करवाते हुए और उसके बारे में स्पष्टीकरण भी देते हुए उनको बताना चाहिए। एक बार जब बच्चा बिंदुओं की स्थिति के साथ साथ दाएं बाएं, ऊपर नीचे और केंद्र के अर्थ को समझ जाता है तो उसे बिंदुओं के विभिन्न संयोजन से अर्थ जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिसे ब्रेल रीडिंग शुरू करने के लिए कहा जाता है। जैसे अगर 2 डॉट्स बच्चे ने एक साथ टच किया और दोनों का मतलब जोड़ के कुछ अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पे बच्चा बोलना सीख, जैसे हिंदी में हम 2 अल्फ़ाबेट्स या 2 वर्ण वाला मिला के बच्चों को रीडिंग करवाना, स्टार्टिंग में रीडिंग करवाना शुरू करते हैं, जैसे क प कप। तो यहाँ पे भी हम बच्चे को 2 अल्फ़ाबेट्स है, उस तरह से हम यू लिखा है, पी लिखा है तो यू पी अप, या ए बी का डॉट दे रहे हैं, ए का 1, बी का 1 2। तो इस तरह से 2 बिंदुओं को जोड़ के, या फिर वो अगर हम 2 विभिन्न बिंदुओं को जोड़ेंगे तो उसका क्या अर्थ होगा वो बताएंगे। फिर उससे वो प्रेरित भी होगा, उसमें भी उत्सुकता होगी कि 2 डॉट्स जोड़ के हम ये शब्द बन रहा है और इस तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं। तो उनमें भी पढ़ने की ब्रेल रीडिंग की जो जानने का और किस तरह से हो रहा है वो विकसित होगा और वो करने में उनको अच्छा लगेगा। फिर तीसरा है हमारा प्रेरणा। जब हम कुछ भी सीखते हैं उसका संबंध सीखने की हमारी प्रेरणा से होता है। कुछ भी हम सीखते हैं तो हमारे सीखने के लिए एक मोटिवेशन या मोटिव होता है, हम इसको किस लिए सीख रहे हैं। यानी अगर बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित किया जाए, उसे यह एहसास कराया जाए कि वो जो भी सीख रहा है उससे उसे आगे सीखने में मदद मिलेगी, तो उसे पढ़ना आसान हो जाएगा। इस उद्देश्य के लिए शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे जिन वस्तुओं के संपर्क में बार बार आते हैं, जैसे उसका स्कूल बैग, कुर्सी, टेबल, खिड़की के दरवाजे, कमरे के दरवाजे, अलमारी के दरवाजे और इसी तरह उन पर ब्रेल प्रिंट चिपकाए जाए। इससे बच्चे को यह जानने के लिए प्रेरणा मिलेगी कि ब्रेल प्रिंट पर क्या लिखा हुआ है। जैसे उन बच्चे का जो वीआई बच्चे, उनका कोई भी सामान है तो उस पर हम ब्रेल में लिख के वहाँ पे चिपका सकते हैं, या फिर उसके बैग पे, कुर्सी, टेबल, जहाँ पे भी बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, या बाथरूम के गेट पे या कमरे के गेट पे, तो ब्रेल में लिख के हम चिपका सकते हैं। इससे भी उनमें ब्रेल के बारे में जानने में या उसके बारे में पढ़ने में कि क्या लिख के यहाँ पे चिपकाया हुआ है, तो जानने की उत्सुकता बच्चे में होगी। इससे उसे ब्रेल लिपि सीखने में रुचि लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ब्रेल प्रिंट नाम के तौर पर जो चीज़ें लिखी जाती है उसमें बच्चे का नाम, कमरा नंबर, दरवाज़ा आदि शामिल हम कर सकते हैं और शामिल होता भी है। तो जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि स्विच ऑन ऑफ करना है तो हमने ऑन का ऊपर लिखा है, फिर नीचे ऑफ का लिखा है। इस तरह से बच्चे को अगर हम प्लेट में या उनका जो भी, जैसे किचन में अगर जो हमारे अलग अलग डब्बे हैं सामानों का, जैसे चीनी का, नमक का, मसाले का, तो हम डब्बे के ऊपर भी चिपका के रख सकते हैं, चीनी, शुगर या फिर सॉल्ट, नमक, इस तरह से। तो वो डब्बा वो जब पकड़ेंगे तो उस पर वो ब्रेल में लिखा टच करेंगे तो उनको पता चलेगा ये इस चीज़ का नाम लिखा हुआ है और इसमें ये चीज़ें रखी हुई है। तो इस तरह से हम वॉशरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर ऑलमोस्ट सभी का, जैसे शैम्पू का, कंडीशनर का, ये सब का डब्बा अगर एक साइज़ का है तो वहाँ पे भी हम, या एक जैसा है तो वहाँ पे भी हम वहाँ पे लिख के चिपका सकते हैं, या टूथ ब्रश पे वहाँ उस पे भी लिख सकते हैं, चिपका सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे घर में जितने मेंबर है सभी का एक जैसा ही है और बनावट भी एक जैसा ही, तो अपना हम कैसे पहचानें।
तो वहाँ पे हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा ब्रेल पढ़ना सीखना। दृष्टिबाधित क्षेत्र में विशेषज्ञ ने ब्रेल लिपि पढ़ने के कई तरीके सुझाव हैं। इनमें से जैसे अक्षर पद्धति, शब्द पद्धति और वाक्य पद्धति शामिल है। जो हम पहला है हमारा ब्रेल लिपि सीखने की व्यवस्थित विधि। शिक्षक व्यवस्थित रूप से ब्रेल पढ़ना सिखाने के लिए अक्षर पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। इस विधि के अनुसार बच्चों को प्रत्येक अक्षर के आकार और बिंदुओं की संख्या को पहचाना जाता है। एक बार जब बच्चा कुछ अक्षर सीख लेता है तो उसे शब्द पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे अगर 26 अल्फ़ाबेट है ABCD के, तो वो हमने एक एक करके सिखाया, फिर उससे वो बच्चा शब्द बनाना सीखता है। इस प्रयोजन के लिए लगभग लकड़ी का एक तख्ता प्रयोग किया जाता है। इन लकड़ी के तख्तों में कम गहरे छेद या उभरा हुआ, जो वहाँ पे ब्रेल पॉइंट्स है उसकी बात कही जा रही है, किए जाते हैं। 3 बाईं और 3 दाईं ओर, बिल्कुल उनके समांतर में। जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड 3-3 डॉट्स होंगे एकदम समांतर, आमने सामने, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो। इस बोर्ड में अक्षर का आकार बनाने के लिए जो मार्बल आता है, जिससे हम लोग खेलते भी हैं, के अक्षर रखे जाते हैं और बच्चे को प्रत्येक अक्षर के बिंदुओं की संख्या और आकार भी सिखाए जाते हैं। जैसे आप इसमें मार्बल भी देख रहे हो और उस पर रखा हुआ भी है। तो अगर हम ये 6 डॉट ब्रेल्स में होते हैं, तो अगर हमने फर्स्ट डॉट पे रख दिया 1 पे, 1 2 3 फिर 4 5 6 इस तरह से होता है, तो 1 पे रख दिया तो वो A बन गया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ए बना, और हिंदी वर्णमाला में वो अ बनेगा, और गुजराती में भी वो अ बनेगा। तो इस तरह से इसका भी हम इस्तेमाल करके बच्चे को अल्फ़ाबेट्स या वर्णमाला के बारे में, हर एक अक्षर के बारे में बच्चे को सिखाते हैं। फिर दूसरा हमारा, इसके बाद बच्चे को एक धातु की शीट पर ले जाया जाता है जिस पर अक्षर खुदे होते हैं। इन क्रियाओं के बीच ब्रेल बोर्ड नामक युक्ति का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र की रेखाएं, पंक्तियां होती है। धातु की पिन डालकर अक्षर बनाए जा सकते हैं, जिन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है। वहाँ पे पिछले वाले पिक्चर में हम होल किया हुआ था और वहाँ पे हम मार्बल रख रहे थे। इस वाले में होल किया हुआ, यहाँ पे हम जो पिन जैसा या कील जैसा दिख रहा है, वो हमें जो होल्स है उसमें डालने हैं। तो जो भी हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे वो उसी हिसाब से उसमें डालेंगे। अगर A लिखना है तो 1 में डालेंगे, B लिखना है तो 1 2 जो हमारा ब्रेल सेल आएगा उसमें डालेंगे, C लिखना है तो 1 4 डालेंगे। इस तरह से उसमें बच्चे को डालना सिखाएंगे, और डालते समय ये भी बताएंगे कि हम कौन सा अल्फ़ाबेट या कौन सा वर्णमाला लिख रहे हैं, और फिर वो अपना फील स्पर्श करके उसको अनुभव भी करेगा कि अगर इस तरह से उसका साइज बन रहा है तो वो ये अल्फ़ाबेट होगा या ये वर्णमाला होगा। फिर है विभिन्न शोधकर्ताओं नोलान और कैड्रिस के साथ साथ नोलान और मॉरिस के अनुसार यह विधि कम प्रभावी है, क्योंकि हम हर विवरण का वर्णन करते हैं और अक्षर दर अक्षर नहीं पढ़ते। इसके अलावा उनका तर्क है कि ऐसा करने से आकार को समझने की तुलना में स्मृति पर अधिक जोर पड़ता है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ शब्द और वाक्यांश विधि का उपयोग करने की वकालत करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे वुडन बोर्ड है, उस पर ABCD लिखा हुआ है और ब्रेल में जो उसके डॉट्स होते हैं वो भी उभरा हुआ है। तो बहुतों का मानना है कि ये जो पहला हमारा पढ़ाने का तरीका या विधि है वो उतना सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर दूसरा हमारा शब्द विधि। इस विधि के अनुसार उन शब्दों का परिचय कराते हैं जो बच्चे की शब्दावली में हैं। बच्चे
को छोटे चमकीले कार्ड दिए जाते हैं जिन पर ब्रेल लिपि में शब्द लिखे होते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए कहा जाता है। जैसे एक कार्ड पर मैंगो या दूसरे कार्ड पर एप्पल, इस तरह से बॉय, और भी जो भी टॉयज़ का भी हम बच्चे को दे सकते हैं। उस विशेष शब्द में प्रयुक्त अक्षर शब्द कार्ड के पीछे अगले अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। बच्चे को प्रत्येक अक्षर को शब्द के अक्षरों से मिलाने के लिए कहा जाता है। इस तरह वो शब्दों को पढ़ना सीखते हैं और इसी तरह उन्हें बनाने वाले अक्षरों को भी पढ़ना सीखता है। यह विधि भी अस्वीकार्य पाई गई है क्योंकि हम एक भी शब्द अलग से नहीं पढ़ते। इसके अलावा कई शोधकर्ताओं के अनुसार यह और पिछली विधि पढ़ने की वांछित गति प्राप्त करने में मदद नहीं कर पाती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि फ्लैश कार्ड की तरह है, उस पर वो उभरा हुआ भी है और हम सामने भी दे रहे हैं और उसमें ब्रेल लिपि में लिखा हुआ भी है। फिर हमारा है तीसरा, वाक्य विधि। हम वाक्य में पढ़ते हैं और वाक्य में जानकारी संप्रेषित करते हैं। इसलिए कई विशेषज्ञ की राय है कि यह एक किताब है। जैसे वाक्य में हम कुछ बोल रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, यह एक कमल है या फिर मेरा नाम मोहन है, इस तरह से यह मेरी किताब है, ये मेरा बैग है। फ्लैश कार्ड पढ़ना, तो फ्लैश कार्ड पे हम ये पूरा हम लिख सकते हैं। उसका जो टेक्टाइल धागे के इशारे से हम उसके बारे में बता भी सकते हैं, उस पर पिक्चर जैसा उभरा हुआ पिक्चर जैसा बना सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य मिलाकर पढ़ना चाहिए। प्रत्येक वाक्य के बाद उस वाक्य के शब्दों को अलग अलग क्रम में और उनके पीछे प्रत्येक के अक्षर लिखे। बच्चे को इस्तेमाल किए गए अक्षरों पर ध्यान दिए बिना वाक्य को कई बार पढ़ने के लिए कहा जाना चाहिए। जैसे वो अगर एक ही चीज़ बार बार वो पढ़ेंगे तो उनमें फ्लुएंसी आ जाएगी। कई बार वो कार्ड लिया और पूरा टच भी नहीं किया और उस पर क्या लिखा हुआ वो उन्होंने बता दिया। पर्याप्त दोहराव के बाद बच्चे को शब्द पढ़ने और वाक्य में उसी शब्द के साथ शब्द की तुलना करने के लिए कहा जाना चाहिए और फिर शब्द के अक्षरों की तुलना करने के लिए भी कहा जाना चाहिए। तो इसमें हम बच्चे को जो भी हम दे रहे हैं पढ़ने के लिए उसकी हमें रिपीटेशन भी करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे यू कैन डू इट, या फिर नीचे आप पिक्चर में देख रहे हो कि वहाँ पे द हेयर एंड द टॉर्टाइज लिखा हुआ है, वो ब्रेल में ही लिखा हुआ है। फिर वो धागे की मदद से हमने उसका जो इमेज है उस तरह का वो भी बना हुआ है। इस पद्धति को इसके अनुयायी मनोवैज्ञानिक और तार्किक मानते हैं क्योंकि यह सूचना के वास्तविक प्रभाव पर आधारित है, जो भी हम उनको इन्फॉर्मेशन या बताना चाह रहे हैं। याद रखें कि उपयुक्त तरीकों में से कोई भी हर बच्चे के लिए प्रभावी नहीं हो सकता। अनुभव से पता चलता है कि कुछ बच्चे व्यवस्थित पद्धति से अधिक आसानी से सीख सकते हैं जबकि अन्य वाक्य पद्धति से सीखते हैं। हमारे देश में व्यवस्थित पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि यदि ब्रेल रीडिंग वाक्य पद्धति या वाक्य और शब्द विधि से होती है और यदि शब्द विधियों के संयोजन से पढ़ाया जाए तो पढ़ने की गति की उच्च दर भी प्राप्त की जा सकती है। मतलब उनका जो पढ़ने की जो गति है वो बहुत ही अच्छे दर्जे की हो जाती है और बहुत अच्छे से फ्लुएंसी बहुत अच्छे से आ जाता है और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ब्रेल पढ़ना सीखने की इन विधियों का उपयोग करने के लिए बच्चे को उंगलियों को एक सीधी रेखा में घुमाने में सक्षम होना चाहिए। बच्चे को पढ़ने के लिए दोनों तर्जनी उंगलियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पढ़ने के लिए दाहिने हाथ की तर्जनी का प्रयोग करना चाहिए और पढ़ने के लिए बाएं हाथ की तर्जनी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही आधी पंक्ति पढ़ी जाती है बाएं हाथ की तर्जनी को आगे अगली पंक्ति की शुरुआत पर जाना चाहिए और दाहिनी तर्जनी को अपनी पंक्ति समाप्त करने से पहले 2 या 4 शब्दों का प्रतिबोध होना चाहिए। इससे पढ़ने की गति को
बेहतर बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि दाहिने तर्जनी पर अंगुली तत्काल पंक्ति की शुरुआत तक आने में जो समय हमारा बर्बाद हो रहा है वो बचती है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पोर्शन करेंगे। धन्यवाद।